अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ओपन मार्केट में 173 रुपए जबकि इंटरबैंक में 170 रुपए का डॉलर इस वक्त हो चुका है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। हुकूमत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की वजूहात तो पेश कर रही है, लेकिन अवाम है कि मानने को तैयार नहीं। नाज़रीन, महंगाई का ये तूफान कब थम रहा है, कब थमने जाएगा और हुकूमत की मौशी कारकर्दगी क्या है, उसको भी रेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि अब क्या मईशत दुरुस्तम पर है या नहीं। नाज़रीन, बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपना फैसला तब्दील कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भिजवा दिया गया है। हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ी तब्दीली का जो फैसला किया है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पीएम मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ये क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपके साथ प्रोग्राम के आखिर में शेयर भी करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच और माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, लास्ट टाइम प्रोग्राम में आपने कहा था पाकिस्तानी अवाम को खुश होना चाहिए कि जितनी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, अगर उतनी पाकिस्तान में बढ़ती तो शायद पेट्रोल जो है वो 180 रुपए का हो जाता या शायद इससे भी ज्यादा होता। और आपको एक क्लिप गालिबन वायरल भी बहुत गया था। सर, अब पॉइंट ये है, एक वर्ड है मेथड टू मेडनेस के। व्हाट्स द प्लानिंग? डेवलप्ड कंट्रीज उस चीज को कॉप अप कर जाती हैं और उनकी कैपेबिलिटी भी इतनी होती है कि वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर जाएं, बट हमारी जैसी एक डेवलपिंग कंट्री जो है, क्या उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े लेवल पर अगर महंगाई हो रही है तो उसको कॉप अप कर सके? देखिए, बात ये कि आपने जो बात की कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है, मैं हमारी कैपेसिटी से पहले आपको जो है ना डेवलप कंट्रीज की कैपेसिटी आज की बताना चाहूँगा। ये जो मौजूदा क्राइसिस जो सितंबर के महीने में जिसे कहते हैं कि मजीद बढ़ गया, वो आलमी सतह पे जो है एनर्जी क्राइसिस बढ़ गया। एनर्जी में तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है ये पेट्रोल, दूसरा होता है गैस और तीसरी होती है कोल। ठीक है। ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से अगर पिछले साल, आज 30 तारीख है, पिछले साल 30 तारीख देखी जाए तो लगभग 85% से ज्यादा बढ़ी है एक साल में। ये बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी की थी। गैस की कीमतें 180% बढ़ी और कोयले की कीमतें 200% बढ़ी। अब आपने कहा कि ये जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, ये इनके तो मसल्स हैं, दे कैन कोप अप, ये जो सिचुएशन है। You are absolutely wrong. एक याद है absolutely not वाला वर्ड, तो absolutely wrong. ठीक है। What's the reason behind that? हाँ, उसकी वजह ये है कि अमेरिका में जो है उन्होंने ओपेक प्लस, जो आलमी तंजीम में पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक, उनको बोला है कि खुदा के वास्ते तेल की तरसीलात बढ़ा दो। यूरोप में आपने अभी चंद दिन पहले देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल की लगी हुई थी वो, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं थी, वहां पे हड़ताल कर दी थी पेट्रोल पंप के लॉरीज जो पेट्रोल पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो उनकी बिजली की तरसीलात की प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे आपके शहर में आइस्को है शायद, वहां पे हर शहर में 5-5, 6-6, 8-8 कंपनीज होती हैं। जैसे मोबाइल फोन हम ले लेते हैं ना, अलग अलग कंपनी से, इसका सिम ले लो, उसकी सिम ले लो, इस तरह वहां पे बिजली की बहुत सारी कंपनीज होती हैं। 6 कंपनियों का दिवालिया हो गया बिजली की कीमतें बढ़ने से लंदन में, यूके में। स्पेन से लेकर इटली तक उन्होंने बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि वो डर गए पॉलिटिकली और उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा कि अब मजीद नहीं बढ़ाते, कहीं लोग हमें सड़कों में आके एहतजाज ना शुरू हो जाए वहां पे। चाइना, दुनिया का जिसे कहते हैं कि सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, उसने अपने कारखानों को कह दिया कि आप अपनी पैदावार कम करें क्योंकि हम बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं, या तो आप कारखाने ही बंद कर दें। यूरोप कह रहा है कि गैस की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारे जो फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं, हम उनको शायद फर्टिलाइजर के प्लांट्स को गैस फराम ना कर सके। तो वो जो मैंने आपको कहा ना कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि ये बड़े ममालिक की भी बैंड बज गई है इस वक्त, और ये इतना बड़ा क्राइसिस होता जा रहा है कि
अल्लाह करे बस ये जैसे होती है ना, सुनामी आती है, घंटों होती है और वो फिर उसके बाद चली जाती है और उसके नुकसानात का हम तखमीना लगाते हैं। यहाँ पर जो मिडिल क्लास है ना वो खत्म होती जा रही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भूख अफलास बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या बाहर के ममालिक में भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए, मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना बाहर, तो क्योंकि हम कोई शहजादा विलियम से तो मिलते नहीं है वहां जाके, वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो वहां पे छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं या कॉर्पोरेट में होते हैं, लिटरली उनकी जो लाइफ है ना, दे आर फुल ऑफ बिल्स। हमें ऐसे लगता है वो बेचारे अगर एक महीना बेरोजगार हो जाए ना तो वो दिवालिया हो जाता है उनका। ये एक हमने बना लिया है। अक्सर जब हम बात करते हैं बाहर पेट्रोल की कीमत इतनी, पाकिस्तान में इतनी, तो साथ ही कहते हैं उनकी आमदनी बताएं। उनके पास तो कुशन और बफर ही नहीं है, और वो इतने मकरूज होते हैं कि वो घर का टीवी भी जो है ना, मोबाइल भी किस्तों पे लेते हैं। वो कोई चीज कैश पे नहीं ले सकते। इधर माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना जायदादें, एक आम आदमी को भी जो है बैंक की सहूलत नहीं है तो वो छोटा सा मकान भी कैश पे लेता है। वो सोच भी नहीं सकते कि कितना हुआ। तो ये हमने जो एक उनकी पिक्चर बना ली हुई है कि वो वहां के लोग बड़े रईस हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो आपने बात मेरी थोड़ी सी आखिर में सुनी नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये जो बहरान सुनामी जैसे आती है ना, दुआ करें कि ये इसी तरह का हो कि सुनामी चंद घंटों के लिए आए और चली जाए। अगर ये आलमी एनर्जी का बहरान इसी तरीके से रहा, पाकिस्तान तो है ही नहीं ना किसी गिनती में। मुझे तो लग रहा है कि यूरोपियन और अमेरिकन जो बहुत सारी स्टेट्स हैं फट जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां फट जाएंगी, और दुनिया में एक तूफान आ जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इसके भी रिपरकशंस होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। अब हमारी हुकूमत, इत्तेफाक की बात है, आपने 30 तारीख को फिर ले लिया मुझे। लास्ट टाइम 16 तारीख को जब 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, आप लोग बड़े चलाक हैं। अभी आनी है समरी, आई नहीं, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्या तवक्को कर रहा हूँ कि 5 रुपए प्लस बढ़ना चाहिए वापस। उसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी करेंसी 2 से 2.5% गिरी है, और इस पूरे माह में 9% जो है तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी है। अब हुकूमत इसको अपनी जेब में नहीं डाल सकती, क्योंकि हुकूमत के पास टैक्स बचा ही नहीं है। वो सिर्फ 5 रुपए पेट्रोलियम लेवी ले रही है, 10.5% सेल्स टैक्स ले रही है। अब हुकूमत ने भी तो लोगों को जो है ना रिलीफ देना है, तनख्वाहें देनी है, अपना अमूरे निज़ाम चलाना है। इसके अलावा जो है यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो रिलीफ देती है वो देने हैं। मुज़म्मिल साहब, इससे पिछली हुकूमतें चाहे कर्जा लेकर सब्सिडी दे देती थी, लेकिन लोगों को तो रिलीफ मिलता था। तो इन्होंने अल्टीमेटली जाना तो अवाम के पास ही है। तो क्या ये लेके जाएंगे जवाज कि हमें वोट दें? वो ये अवाम कैसे मानेंगे कि आलमी जो प्राइसेस हैं आलमी मार्केट की वो इतनी बढ़ गई हैं? तो अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा, हर 15 दिन बाद 5-5 रुपए जब बढ़ेगी तो ये तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। लेकिन मुज़म्मिल हसन साहब कहेंगे अवाम को समझाना है, वो कैसे समझाना है ये नहीं पता। पहली बात तो ये ना कि हकीकत तो उनको पता हो ना, ठीक है ना। बाकी अगर हकीकत ही ना बताएं और हम कहें पेट्रोल बम, एक ही जो मैं छोटा सा था उस वक्त से एक खबर लगती है पेट्रोल बम मार दिया, ठीक है ना। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे मकासद क्या है, नंबर 1। नंबर 2, देखें पेट्रोल जैसे हर आदमी की आमदनी है, तो उसकी एक आमदनी का एक हिस्सा उसमें लगता है। हुकूमत के बस में इस वक्त नहीं है कि पेट्रोल की कीमतों को रोक सके, लेकिन हुकूमत के बस में दूसरी चीजें हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते से देख रहा हूं कि हुकूमत ने अपने गंदम के ज़खायर को कहा कि रिलीज करना शुरू कर दो, ताकि आटे की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो ना बढ़े। चीनी जो है 105 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, हुकूमत ने कहा 90 रुपए किलो के हिसाब से आवाम को दो। तेल जो खुर्दनी तेल है वो 350 रुपए किलो मिल रहा है, घी तेल। हुकूमत ने कहा हम उस पर टैक्सेस कम कर देते हैं ताकि जो है 30-40 रुपए 50 रुपए लोगों को कम मिले। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश भी होती है। आप जरूरी नहीं है कि जो है एक चीज पे जो है इत्तेफाक करें। देखिए, गाड़ियां, मेरे घर में 2-3-4 गाड़ियां हैं, मुझे क्यों हुकूमत कंपनसेट करे? उसको कंपनसेट करे जिसके पास गाड़ी नहीं है, और जिसके पास गाड़ी नहीं है उसका क्या खर्चा है? उसका खर्चा है। मुज़म्मिल साहब, ये बताएं कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को अब उधार तेल देगा, ये इसमें जो तातुल आ गया था, कुछ ऐसे हालात हो गए थे, उसके बाद हालात नॉर्मल हो गए, और उसके बाद अब यानी तकरीबन 1.5-2 बरस बाद ये मामला दोबारा से ये शुरू होने जा रहा है। कितना बड़ा रिलीफ होगा अगर तेल की कीमतें कम करने में हुकूमत का इख्तियार नहीं है, और बर्डन भी बहुत ज़्यादा हुकूमत पे ही पड़ता है।
तो जाहिर है फिर उसने पास ऑन अवाम पे करना है। ये उधार तेल जो सऊदी अरब से मिलेगा, कल वजीर खजाना ने खुशखबरी सुनाई है, इसका इम्पैक्ट आम अवाम पर क्या होगा, हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें हुकूमत को फायदा ज्यादा है, आम आवाम को कम है, क्योंकि उधार तेल है, आपने पैसे तो लौटाने हैं ना। ये हुकूमत के जो ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च हो रहे हैं, वो फिलहाल जो है, जो रिलीफ मिलेगा, देखिए रिलीफ कितना मिल जाएगा, $1 अरब का, $2 अरब का। हमारा सिर्फ साल का तेल का दरामदी बिल जो है $15 अरब है। जो अब कीमतें बढ़ी है, मुझे शक है कि 18-20 अरब हो जाएगा। तो अगर 18 में से 2 मिले तो 16 तो देना ही है ना आपने जेब में, और वो 2 भी आपने आगे जाके उधार वापस करना है। तो अभी रिलीफ जो डॉलर पे प्रेशर है, वो वक्ती तौर पे इससे थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं कि आसरा हो जाएगा, आसरा। इस पे ना बैठें कि जी वहां से फ्री का हमें तेल मिलेगा तो हम जो है यहाँ फ्री में बांट दें, और ये खैरात नहीं आ रही, ये जो है डेफर पेमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने चंद महीने बाद या साल बाद वापस करना है। तो सिर्फ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो डॉलर पे प्रेशर है, बिल्कुल मामूली सा उसमें फर्क आएगा। बाकी जो है, हमें एक बहुत बड़ी खतीर रकम अदा करनी है। हमारी 25% जो है दरामदाद जो है तेल में जाती है। अब ये है ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर पेट्रोल है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है जो हाइब्रिड कार है, वो जो है 1 लीटर में 17-18 किलोमीटर देती है। मैं जो हूं, मेरे पास जो दूसरी बड़ी गाड़ी है वो 6-7 किलोमीटर देती है 1 लीटर में। मैं उसको निकालता ही नहीं हूं, हालांकि वो महंगी भी है, खड़ी रहती है। मैं पूरा दिन उसी छोटी गाड़ी को, हाइब्रिड को लेके घूमता रहता हूँ। अब लोगों को एडजस्ट करना आना चाहिए हालात के हिसाब से। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि हालात के हिसाब से आप एडजस्ट करें अपने आप को। अगर हालात महंगाई की तरफ जा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट बनाएं, सब्स्टिट्यूट बनाएं। पेट्रोल डालना छोड़ दें जी सर, पेट्रोल डालना छोड़ दें। मैंने ऑल्टरनेट दिया ना आपको, जैसे मैंने ऑप्शन लिया कि मैं एक इकोनॉमिकल गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसको चलाता हूं और मेरा पेट्रोल का बिल खुद ब खुद आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोग, असल में मसला ये है कि वो कहते हैं कि मैं दोपहर को चावल नहीं खाता, रोटी खाता हूं। तो उसने कसम खा लिया, अब वो कहता है मैंने रोटी ही खानी है। तो सर, रोटी से याद है, 1947 से अगर 2018 तक की बात करें तो घी की कीमत जो है वो 137 रुपए किलो तक ही रही है, और उसी के दरमियान अंडर फ्लक्चुएट करती रही है। लेकिन 2018 से 2021 तक अगर घी की कीमत देखी जाए तो ये 360 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और हमने ये देखा है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो वो कम ही है कि दोबारा लो पर आए। थोड़ा बहुत कुछ आनों का शायद फर्क हो, लेकिन ज्यादा फर्क एज सच नहीं आता। तो सर, क्या स्टेट के पास तो सब्सिडी देने की कैपेसिटी भी नहीं है? तो फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर लोग किस तरह से अपना ऑल्टरनेट बनाएंगे? आप ये सामने अगर पेन पेंसिल है, अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग स्क्रिबल कर रहे होते हैं, लगता है ऐसा है कि आप लोग लिख रहे हैं कुछ, लेकिन लिख ले मेरे नाम से कि घी और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो है ना, जैसे आपने 137 रुपए बोला, शायद साल बाद जो है 150 रुपए 200 रुपए हो जाए साल बाद, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और आप इंटरनेशनली प्राइसेस बाहर से मंगा रहे हैं, यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो लेकिन ये लिख जरूर लें, अगर आप समझिए कि 300-350 जिंदगी भर रहेंगी, ऐसा नहीं है, कम होंगी, ज्यादा तो नहीं होंगी, इंशाल्लाह कम होंगी, और आपसे आप ही से ज्यादा पकौड़े तलवा के खाएंगे। लेकिन मोहम्मद साहब, ओपन मार्केट में डॉलर जो है 173 रुपए भी क्रॉस कर गया, रोजाना नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है डॉलर। तो ये जो डॉलर है, ये किसकी नाअहली है जिसकी वजह से ये डॉलर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है? क्या रुपए की कदर हकीकत में इतनी कम है? क्योंकि वजीर खजाना तो ये कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान की वजह से, या अफगानिस्तान ये जा रहा है, तो ये किसने रोकना है इसको? देखिए, बात यह है कि वजीर खजाना ने एक साइड बताई कि अफगानिस्तान जा रहा है, वन ऑफ द रीजंस। मेरा इसमें व्यू ये है कि जो हमारा दरामदी बिल बढ़ा है, और हमारा नहीं सबका बढ़ा है पूरी दुनिया में, हम थोड़े से कमजोर हैं, तो हमें जो है ज्यादा जल्दी करेंसी गिरानी पड़ी। अगर आप पिछले पीर से सिर्फ उठाए, पीर से और पीर से उठा ले जुमेरात तक, जैपनीज येन तकरीबन 4% गिरा है इस हफ्ते, ठीक है ना। पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, तमाम करेंसीज दुनिया के जो है ना वो डॉलर के अगेंस्ट गिरी है। तो मैं यही कहता हूँ, खुदा के वास्ते सिर्फ पाकिस्तान का रिपोर्टिंग के साथ बैनुल अक़वामी तज़किया दे, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक मुसीबत आई हुई है। मैंने आपको एक इब्तदाइया में बताया कि कैसे बिजली बाहर बंद हो रही है, ये चाइना लोड शेडिंग की बात कर रहा है, और हम कोई मनुसलवा लेके कौम उतरी हुई है कि ये हम सारी चीजों से बच के रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता।
और खास तौर पे हमारी जो हुकूमत निहायत ही गरीब हुकूमत है। ये तो सोचना चाहिए हमें कि यार ये जो हालात हैं इसको किस तरह निकाले मिलजुल कर। अब इसमें भी फरमाइशें चल रही हैं कि नहीं हमें ये सस्ता दे वो सस्ता दे। कहां से सस्ता दें? अपनी इज्जत के नफ्स को हम लोगों के आगे या बाहर मुल्कों के आगे गिरा दें कि जैसे अभी बात की कि ये बात तकलीफ तो होती है ना कि सऊदी अरब हमें डेफर पेमेंट में ऑयल दे रहा है। मतलब कैसे एक आदमी, अगर आप मुझे कहें कि यार आप मुजम्मिल अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने दोस्त से थोड़े पैसे पकड़ लिया करें, तो ये एक बड़ी इज्जत नफ्स का मसला है। कौम को समझनी चाहिए ये बात, इससे हमें आगे निकलना चाहिए। सिर्फ अपना 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 ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। ये जो 30 जून को माली साल खत्म हुआ है इसमें यानी 850 अरब तक ये मामला चला गया और को 50-55% ज्यादा गुज़श्ता माली साल की निस्बत ये मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर रही है? आज कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव आई है वाइब्स, लेकिन मुसलसल जो खास तौर पे गैर मुल्की सरमायाकार है वो क्यों उसका इत्मीनान जो है, एतमाद जो है वो नहीं बढ़ रहा? देखिए बात यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट से 2015 से स्टॉक मार्केट में सालाना बेसिस में फॉरेनर जो है शेयर्स बेच रहा है और वो कंटिन्यूसली बेच रहा है। और उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हैं। हमारी से पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, फिर 2018 में हम IMF में चले गए और फिर उसके बाद जो है कोरोना आ गया। अब कोरोना के बाद जो है फिर ये अफगानिस्तान का इशू आ गया। देखिए फॉरेनर जो है ना, इट्स अ स्मार्ट मनी। ये स्टॉक मार्केट वो उसकी अगर आप 25 साल की तारीख उठाएं तो 5 साल वो गैर हाजिर हो जाता है, वो फिर 10 साल जो है बहुत ज्यादा आ जाता है। मुझे उसका कंसर्न नहीं है एट द मोमेंट। मेरा जो कंसर्न वो ये है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट है। आपको तो ये पता ही होगा कि मेरा ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है। मैं स्टॉक मार्केट में ऐसी ऐसी कहानियां सुनता हूं, जैसे न्यूजीलैंड की टीम गई तो एकदम शुरू हो गया कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, IMF प्रोग्राम भी अब हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम पे सैंक्शंस लग जाएंगे। फिर आपके सामने कल एक लेटर निकला 15 अगस्त का, जिसको कल स्टॉक मार्केट में खेल दिया गया। फिर कभी क्या बात होती है, कभी यहाँ पे जो है ना कहते हैं कि IMF प्रोग्राम नहीं मिलेगा। हालांकि आप इस्लामाबाद वालों से बात करें, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है मार्केट में। तो ये मार्केट का फंक्शन है। बाय द वे, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अच्छी आपको इत्मीनान हो जाएगा उससे थोड़ी ये बात सुनकर, कि पिछले 1.5 सालों में 5 क्वार्टर स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, ये इस क्वार्टर नीचे आई है और 12% डॉलर टर्म में नीचे आई है, रुपी टर्म में 4-5% नीचे आई है। लेकिन क्या पाकिस्तान अकेला है इसमें? इस क्वार्टर में 12% से ज्यादा हांगकांग की मार्केट गिरी है, कोरिया की मार्केट 11% गिरी है, बड़ी बड़ी मार्केट्स इस क्वार्टर में गिरी भी हैं। तो ये एक फंक्शन है। अब कोरिया में क्या हो गया चले बताएं मुझे, उनकी भी 12% गिर गई। हांगकांग में क्या हो गया, उधर भी गिर गई मार्केट। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना लाइन में सीधा देखते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते और उसके साथ मवाजना नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पिछले 10-12 दिनों में स्टॉक मार्केट में एक ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई जिसपे जो है सरमायाकार को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिकी पाबंदियां जो है उसका भी एक खौफ है। हमारी जो मईशत है उसके लिए अमेरिकी मुमकिना खुदा न खास्ता अगर कोई पाबंदियां होती हैं तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? देखिए अल्लाह पाक सरवाइव कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका कोई पहले वो अपना तो खुद सर्वाइवल कर लें। वो कोरोना के अभी तक निकले नहीं है और अपनी आवाम को पैसे दे रहे हैं। हमने देखे 1995 पैसे तो दे रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, वैसे बात सुन लेना इस अमेरिका की, आपको हिस्ट्री दे तो 95 में इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे हमें, फिर 99 में फिर इन्होंने हमने एटॉमिक धमाके किए, फिर किए। इफेक्टिवली 2014-15 से ये हमें कुछ नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है और यही मैं कह रहा हूं ना कि हमें खुद मुख्तारी की तरफ जाना होगा। अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो एक कर्जे ले के अगर काम चलाना है तो फिर अमेरिका आपको जो है ना जिस तरह चाहेगा तो चलाएगा। उसके हाथ में वो घोड़े की रस्सी होती है ना, वो आ जाएगी। तो यही वजह है, मैं इसलिए कहता हूँ कि बस बहुत हो गया लोगों से पैसे मांग के। आखिरी क्वेश्चन है, ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस बढ़ती तो समझ आती है कि चले इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, बट इंटरबैंक में जब बढ़ती है तो फिर समझ ये आती है कि शायद स्टेट कर रही है, खुद स्टेट बैंक कर रहा है। तो क्या अनअज्यूमिंगली हम IMF की शराइत को पूरा कर रहे हैं ताकि हम डॉलर की प्राइस बढ़ाएं और किसी तरह से जो बोझ है वो आवाम पर पड़े जो वो चाह रहे हैं? आप ना जब मईशत की बातें करती है ना तो मुझे बड़ी मासूम सी और प्यारी सी लगती है। सर आप सीखते हैं। इंटरबैंक मार्केट भी जो है ना वो तिजारती हजम जो है ना उसके लिए होता है। वो अमेरिका का उसका कोई ताल्लुक नहीं में।
सर यही तो मैं कह रही हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब है हम विद इन स्टेट कर रहे हैं। हमारी जरूरत है, वक्त जरूरत है, क्योंकि हमारा दरामदी बिल बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। और ये हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर रुपए को प्रोटेक्ट करेंगे और हम जो है ज़र मुबादला को अपने जो है उस पर फेंकेंगे तो हमारे ज़खायर खत्म हो जाएंगे। तो और आप ये भी मेरी यकीन दहानी करें, बस आप इंश्योर करें कि बाहर तेल वेल की कीमतें नीचे आ जाएं, आपको 160-65 में फिर डॉलर मिल जाएगा 6-8 महीने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस्लाम साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर पहले तो कमेटी बनने जा रही थी और इस तरह का तासुर दिया जा रहा था, ये हो भी रहा था कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अब बिल पेश करने की तहरीक मंजूर करवा ली गई है। अदिल ये बताइएगा कि इंतखाबी इस्लाहात या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला या इंटरनेट वोटिंग का मामला, उस पर अपोजिशन से क्या अब बातचीत नहीं कर रही है? अचानक से हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो तब्दील क्यों हो गई है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ था जून में, और जून में मामला कुछ यूं शुरू हुआ था कि हुकूमत ने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल था। अब इस बिल में कोई 2-3 दर्जन अमेंडमेंट्स थी और उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये गैर आईनी है, आइन से मुतसादिम है, और उनमें 13 जो शिकें थी उन पर इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को खत लिखकर यह कहा था कि गैर आईनी है। उसमें एक थी कि आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की जो तजवीज थी, एक जो थी वो वोटर लिस्टों की तैयारी का इख्तियार नादरा को दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में लिखा ये हमारे पास इख्तियार है। फिर एक जो अमेंडमेंट थी वो थी कि जो सेनेट इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट के जरिए कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में तो लिखा ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदारती जो रेफरेंस था उस पर राय दी, उसकी भी ये नफी करता है। फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी लीगल टीम को बुलाया। लीगल टीम ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि वजारत पार्लिमानी अमूर से गलती हो गई है, इसमें कई ऐसी शिकें हैं जो अगर मंजूर हो गई तो ये मामला अदालत में हो जाएगा चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इस पे अपनी टीम से मुशावरत के बाद कहा ठीक है, इस मामले पे हम नरमी पैदा करते हैं और अपोजिशन की जो इसमें सजेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन की जो इसमें तजावीज़ हैं, हम उसको कबूल कर लेंगे। और लेकिन 2 चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक इंटरनेट वोटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट डायलॉग की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये मामला जब आगे चलता गया उसके बाद फिर ये मामला सेनेट में आया, सेनेट ने 90 दिन में पास ना हो सका, उसके बाद ये वापस फिर कौमी असम्बली में आ गया जो तरीकाकार के तहत, यानी इसमें तय ये हुआ कि कौमी असम्बली इसको रेफर करेगी ज्वाइंट सिटिंग को। फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर के शुरू में, यानी जब आजम सवाती साहब ने इल्जामात लगाए, फवाद चौधरी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 एतराजात उठा दिए ईवीएम के ऊपर। वो एक नई कंट्रोवर्सी बन गई और टेक्निकल टीम से पूछे बगैर, और टेक्निकल टीम से पूछा भी नहीं, एतराजात उठा दिए, 37 एतराजात उठा दिए। मुल्क में शोर मच गया जी, देखें इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, इसने भी एतराजात उठा दिए। हुकूमत डट गई जी, नहीं लेकर आना है इस पे। अपोजिशन को इन 37 एतराजात के बाद मौका मिल गया, अपोजिशन के लिए ग्राउंड बन गई। उसके बाद जब एक तसादुम की सी कैफियत बन गई तो इस तसादुम की कैफियत में फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अपोजिशन के साथ बैठें और इस मामले का कोई हल निकालें। फिर स्पीकर साहब ने एक 22 सितंबर को इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में एक कमेटी के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने में जो है वो किरदार अदा किया। यह तय हो गया पार्लियामेंट हाउस में कि अपोजिशन और हुकूमत इस मामले पे पार्लिमानी कमेटी में बैठ के मामले का हल निकालेंगे, जिस तरह 2017 में निकाला था। उसमें हुआ यह कि हुकूमत को अब यह लगा है कि अपोजिशन, बल्कि हुकूमत को यह कह भी दिया गया है अपोजिशन के कुछ लोगों की जानिब से कि हमने इंटरनेट वोटिंग पे बात नहीं करनी, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात नहीं करनी, बाकी इस्लाहात पे बात करें। और फिर यह कमेटी से हुकूमत को जब यह लगा
कि ये तो टाइम जाया करने की हिकमत अमली अपोजिशन बना रही है, और वो साथ ये भी कह रहे हैं हमने इस पर बात ही नहीं करनी। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रवैया पहले ही दिखा चुका है। उसके बाद फिर इनको कहा गया हुकूमत की टीम को कि आप उस कमेटी को रहने दें, उस पे क्योंकि कंप्रोमाइज ही नहीं है, ईवीएम लेकर ही आनी है, इंटरनेट वोटिंग लेकर ही आनी है, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को यह मामला रेफर कर दिया गया। अच्छा, अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को रेफर कर दिया गया, वहां आसानी से ये नंबर्स पूरे कर लेंगे, क्योंकि सेनेट में इनके नंबर्स कुछ कम हैं, कौमी असम्बली में इनके नंबर जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मुश्तरका इजलास में चूंकि दोनों हाउसेस के नंबर मिला के होते हैं तो इनके नंबर ज्यादा बनते हैं। उसमें अब एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है। इसके हवाले से भी अब जाहिर है हुकूमत को आगे टफ टाइम मिलेगा, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि अगर ये मामलात अदालत में आगे जाके चैलेंज भी हो जाते हैं। चैलेंज क्यों होंगे? क्योंकि हुकूमत को पता है, क्योंकि उनके जो फरोग नसीम साहब ने भी उनको बताया, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी उनको बताया था जब ये जून में लिखा था ना इलेक्शन कमीशन ने, कि वाकई जो चीजें आइन में लिखी हुई है ना, आप उससे मुतसादिम कानून में चीज नहीं ला सकते। मसलन वोटर लिस्टों का अगर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने बनानी है, तो वो नादरा का आप कानून में नहीं लिख सकते। फिर आप अगर आइन में लिखा हुआ है कि हल्का बनिया आबादी के लिहाज से होंगी, आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि वोटर्स के जो काम इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है वो उन्होंने ही करना है। अच्छा, ये लिखा हुआ है आइन में, ये हुकूमत को जरूर तशवीश है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये उनको तशवीश भी है, तो फिर ये सारे का सारा बिल, यानी सिर्फ ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग जो है वो नहीं रेफर किया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को, बल्कि वो 13 शिके जिन्हें गैर आईनी करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जो हुकूमत को खुद भी पता है कि इसमें आगे जाके मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ये मामला फिर भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को हुकूमत इसलिए भिजवा रही है कि अब इतना वक्त नहीं रह गया कि नए सिरे से कौमी असम्बली में लेके आया जाए मामला, उसमें सिर्फ इंटरनेट वोटिंग रखा जाए, उसमें सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रखा जाए। तो इसमें हुकूमत ने ये, यानी हुकूमत के डट जाने का जो सबसे ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, कि जी ठीक है ये अदालत में भी आगे जाके चैलेंज हो जाए, हम इस मामले को अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जा रहे हैं। अदालत में अगर अदालत में जाता है तो क्या उसके लिए हुकूमत प्रिपेयर्ड है? प्लस फिर जो अपोजिशन का स्टैंड है कि हमें चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ये वो चीज जिसमें उनका भी रोल होगा, तो फिर उनका तो गिला जायज है। देखें अपोजिशन को कितना वक्त दिया, अभी तक ये कमेटी के लिए अपोजिशन ने अपने नाम नहीं दिए, और अपोजिशन ये कह भी रही है कि जी हम इस पर बात नहीं करेंगे। जब वो कह रहे हैं हमने बात ही नहीं करनी, तो इमरान खान साहब ने तो ये तय कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कमेटी के बाद वो एग्रीड थे बात करने के लिए, कमेटी के हवाले से वो बिल्कुल मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन कहते हैं वो दूसरी इस्लाहात पे हम बात करेंगे। हुकूमत भी चाह रही है कि आप दूसरी इस्लाहात पे बात करें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंटरनेट वोटिंग का जो खौफ है वो अपोजिशन के ज़हन में है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब मैंने सोर्सेज से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इतराज़ात उठा चुका है, अपोजिशन एक अलग से आपको चैलेंज दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलग से इतराज़ात उठा रहा है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस पर एतराज़ उठाए। उसमें आइन के आर्टिकल 222 का जो सेक्शन बी है उसका उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो लिखा हुआ है आइन में कि आप इलेक्शन का जो तरीकाकार है उसके हवाले से रूल्स बना सकते हैं, कवानीन बना सकते हैं, तो वो हम बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है, उसका मैंडेट ही नहीं है, ये उसका आईनी मैंडेट नहीं है, ये उसका कानूनी मैंडेट नहीं है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो किस तरह से, क्योंकि कंसेंसस दोनों का होना जरूरी नहीं है। देखें इंप्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन है आइन और कानून का पाबंद। अगर इलेक्शन कमीशन, वैसे तो ये मामला अगर अदालत में मारिया चला गया ना, तो ये भी हो सकता है कि इसका हुकूमत को फायदा हो जाए। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय दे चुकी है, और उस राय की बहुत सी चीजें सपोर्ट करती हैं हुकूमत के मौकफ को, और अब बल्कि उस वक्त भी किया और अब भी जो हुकूमत का मौकफ है, उनका जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और इसमें जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन से पूछगछ होगी कि आपने उस वक्त सेनेट इलेक्शन भी नहीं कराए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, उस वक्त आपने सीक्रेसी वाले जो मामले हैं उसको भी एड्रेस नहीं किया, उसको भी नहीं देखा, उसके बाद मसाइल पैदा हुए, अब आकर आप फिर इख्तलाफात कर रहे हैं, तो वहां जाकर इलेक्शन कमीशन को सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हुकूमत इस हवाले से अब क्लियर है कि यह मामला जाएगा जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। साथ ही कुलभूषण यादव वाला जो
मामला था वो भी चला जाएगा। वो भी एक आलमी अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करना है और उसमें अपोजिशन उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके और उसमें खुदा ना खास्ता अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो इंडिया जो है वो वहां जाकर रुजू कर सकता है आलमी फोरम से, तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये सिचुएशन है कि इसमें हुकूमत तय करे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे अब कुछ भी हो, हमने ये जो तय कर लिया इंटरनेट वोटिंग समंदर पर पाकिस्तानियों को जो हक है ये मिलना ही मिलना है और जो ईवीएम है ये भी लेकर आनी है। लेकिन अब इस पे ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा वो भी सिचुएशन को डिफाइन करेगा। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे पीएमसी मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सिस्टम फॉल्ट और इंतजामिया की नाअहली के बायस तलबा के सालों की मेहनत ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से तलबा जो है वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पीएमसी मेडिकल के एंट्री टेस्ट में जो बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना दिए बैठे हैं और अब उनका आगे का प्लान ये है कि वो पीएम हाउस की तरफ मार्च भी करेंगे। सदीक जान ने हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है। सदीक, ये बताइएगा सबसे पहले तो इन मेडिकल के स्टूडेंट्स के मुतालबात क्या हैं, इनके क्या पॉइंट्स हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे और क्या इशू बेसिकली है क्या और स्टार्ट कहां से हुआ था? देखिए मारिया, इसमें हुआ यह था कि हुकूमत की जानिब से तरीकाकार जो है वो तब्दील किया गया है। इससे पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में टेस्ट का जो एडमिशन के लिए टेस्ट होते थे वो पंजाब अपना लेता था, केपी अपना लेता था, बलूचिस्तान अपना लेता था, हर सूबा अपना लेता था और एक ही दिन में उस सूबे का टेस्ट होता था। हुकूमत ने इसका तरीकाकार बदलकर इसको ऑनलाइन कर दिया और कहा कि पूरे पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो एक ही तरह का होगा और एक साथ लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट किया गया तो इसको एग्जीक्यूट इस तरह से किया जा रहा है कि 1 माह तक रोजाना 2 मरतबा टेस्ट लिया जा रहा है, यानी मुख्तलिफ सेशंस में टेस्ट लिए जा रहे हैं कि अगर आज के दिन 2 टेस्ट होने, एक सुबह का सेशन होगा, एक शाम का सेशन होगा, तो इस तरह से 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स के रोजाना ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसमें एक सबसे पहला मसला तो ये आ रहा है कि ये क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने से पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं किया गया, पता नहीं चलाया गया कि भाई क्या क्या मसाइल सामने आ सकते हैं और शुरू एग्जीक्यूट ही ओरिजिनल एक प्रोसेस से कर दिया गया। उसमें एक तो ऑनलाइन जब टेस्ट हुआ उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जाहिर है जो जिनको उस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। फिर दूसरा मसला ये आ रहा है कि जो एक इल्जाम स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया है, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये रजिस्टर्ड बाद में हुई और इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले दे दिया गया। अच्छा। तीसरा उनका इल्जाम यह है कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बहुत से क्वेश्चन आए हैं। चौथा उनका इल्जाम यह है कि 1 माह से भी कम वक्त दिया गया है स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए। और फिर इसमें एक और मसला ये आ रहा है कि अब अगर आज एक टेस्ट हुआ तो वो आसान है, कल टेस्ट हुआ वो मुश्किल है, यानी मुख्तलिफ सेशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट आ रहे हैं। फिर ये जो टेस्ट की तैयारी है, जो पेपर बने हुए हैं उनके ऊपर भी सवालात है। यहाँ तक भी इल्जाम आ रहे हैं कि ये जो बहुत से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इंटरनेट से उठा के एमसीक्यूज और वो पेपर में शामिल कर देंगे, ये इल्जाम है। फिर इसके अलावा जो एक और इल्जाम ये भी है स्टूडेंट्स का, क्या ये नाकाम हो जाने वाले तलबा हैं या इन्होंने अभी अपीयर होना है? ये कौन लोग हैं और आप गए वहां पर, रात गए, इनके पास ये कितनी तादाद में है ये पार्लियामेंट के सामने, ये भी नाजरीन को बताइए। प्लस सदीक ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि ये प्लानिंग इस तरह से की गई कि तमाम जो सूबे हैं उनको एक इकट्ठा टेस्ट जो है वो दिलाने का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अभी जो ये तलबा यहाँ पर इकट्ठे हैं या ये जो मुतालबात हैं ये किसी स्पेसिफिक सूबे के हैं या ओवरऑल तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं? देखिए ये मुख्तलिफ सूबों के स्टूडेंट्स हैं और ये एहतजाज तो यहाँ पे नहीं चल रहा, ये मुख्तलिफ शहरों में भी चल रहा है। और ये भी है कि जाहिर है हर जगह पे धरने में तो कम स्टूडेंट होंगे लेकिन इससे मुतासरीन ज्यादा हैं। असल में इसमें ज्यादा मसला उस वक्त हुआ जब कल स्टूडेंट्स ने एहतजाज करते हुए जो है वो पार्लियामेंट के सामने जाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब देखें हुकूमत को चाहिए ये कि इनको इंगेज करे, इनसे बात करे। जाहिर है इनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी ठीक नहीं होंगे और सारे तहफ़्फ़ुज़ात गलत भी नहीं होंगे, इनसे बात की जाए और अगर सहाफियों को पार्लियामेंट के सामने जाके एहतजाज करने की इजाजत मिल सकती है, ताजरों को मिल सकती है, तो स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए। तशद्दुद का रास्ता नहीं है हुकूमत को अपनाना चाहिए। और फिर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी वो यही है कि इनको हुकूमत देखें, अगर एक प्रोसेस ठीक हुआ है और ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं तो हुकूमत को कमेटी बना दे, कोई कमीशन बना दे।
और वो कमेटी और वो कमीशन इन तमाम इल्जामात का जायजा ले ले ताकि ये चीज वाज़ हो जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वालिदैन, वो कितने सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को लेकर। लेकिन ये बात हुकूमत की, ये बात गलत नहीं है कि मेरिट का निजाम मजीद शफाफियत आनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं जब भी कोई नया सिस्टम लाया जाता है तो उसमें बहुत सी बेज़ाब्तियां भी होती हैं, शुरू में मसाइल भी होते हैं। तो अगर इसको पहले एग्जीक्यूट करने से पहले मॉक टेस्ट हो जाता है, इसको देख लिया जाता है, एक टेस्ट हम देखते हैं, एनटीएस का टेस्ट भी होता है, वो भी इसी बेस पर होता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का टेस्ट हो रहा होता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट उनको नहीं दिया जा सकता था? देखिए, ये तो पीएमसी का फैसला है, ये तो पीएमसी का फैसला है कि वो किसको और किस तरह से देते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि एक तो तशद्दुद स्टूडेंट्स पे नहीं होना चाहिए और पुरअमन एहतजाज उनका हक है, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को कमेटी को कमीशन बना देना चाहिए। और वैसे भी ये मामला ऑलरेडी अदालत में चला गया हुआ है, वहां अदालत भी देखेगी, ताकि ये जो शफाफियत है, जो लोगों के जहनों में सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दूर हो जाने चाहिए और बिल्कुल शफाफियत के साथ ये मामला जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक ने आज प्रोग्राम को टाइम दिया। सदीक कहीं बिजी भी। नाज़रीन, अब एट द एंड सोल्यूशन ये कि जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के, वो एटलीस्ट सुने जाने चाहिए। वो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इसी तरह बैठे रहेंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उनके मुतालबात सुने जाने चाहिए और जो इशूज़ उन्होंने फेस किए हैं उनका भी सोल्यूशन जो है वो निकाला जाना चाहिए। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।